नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सीतापुर और लखीमपुर खीरी की सीमा पर बहने वाली शारदा नहर पर बने रिक्शा पुल के नीचे एक लावारिस काला बैग पड़ा था। चूंकि नहर में पानी ज्यादा नहीं था, इसलिए वह जगह सूखी थी। यह क्षेत्र सीतापुर जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र में आता है। 14 जनवरी की सुबह 7 बजे कबीरपुर गांव के बच्चों ने वहां बैग पड़ा देखा तो उत्सुकतावश खोल कर देखा। उसके अंदर एक बच्ची की लाश थी। यह देख बच्चे घबरा गए और गांव जाकर लोगों को बताया। गांव के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। लाश देखकर गांव वालों के साथ पहुंचे कबीरपुर गांव के चौकीदार ने इस मामले की सूचना हर गांव थाने को दे दिया। हर गांव थाने के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडेय ने एक दिन पहले ही थाने का चार्ज संभाला था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आते ही उनका वास्ता किसी बड़ी घटना से पड़ जाएगा। सूचना मिलते ही वह सब इंस्पेक्टर राजकिशोर यादव और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर अश्विनी कुमार ने लाश का निरीक्षण किया। मृतक बच्ची की उम्र करीब 10-11 साल रही होगी। उसकी लाश काले बैग के अंदर एक टाट के बोरे में लिपटी हुई थी। बैग में 2 ईंटों के साथ नमक भी पड़ा हुआ था। मृतका के मुंह पर 2 इंच चौड़ा टेप चिपका था। गले पर कसे जाने के निशान मौजूद थे। लाश का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि किसी चीज से बच्ची का गला घोंटने के बाद लाश को किसी वाहन से यहां लाकर डाला गया होगा। नमक इसलिए डाला गया ताकि लाश जल्दी गल जाए, जबकि ईंटें डालने का सबब यह रहा होगा कि लाश पानी की सतह पर ऊपर ना आ पाए। अनुमान था कि हत्यारों ने लाश रात में फेंकी होगी। जल्दबाजी या कोहरे के कारण वे यह नहीं देख सके होंगे कि जिस जगह पर लाश फेंक रहे हैं वहां पानी नहीं है। इसी बीच पुलिस को रिक्शा पुल से 3 किलोमीटर दूर शारदा नहर पर बने उमरिया पुल के पास एक और बच्ची की लाश मिलने की सूचना मिली। इस पर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने 2 सिपाहियों को घटनास्थल पर छोड़ा और बाकी सिपाहियों के साथ उमरिया पुल के पास पहुंच गए। वहां उन्हें टाट के एक बोरे में लिपटी हुई एक बच्ची की लाश मिली। मृतका की उम्र करीब 8 साल रही होगी। उसके पूरे चेहरे पर टेप लगा हुआ था और गले पर भी गहरे निशान थे। उन्होंने दोनों लाशों की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। इस पर पुलिस ने दोनों लाशों के फोटो करवा लिए और लाशों को सीलमुहर करवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। थाने लौटकर उन्होंने एसआई राजकिशोर यादव की लिखित तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। देर रात 3 डॉक्टरों के पैनल ने दोनों लाशों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों बच्चियों की हत्या प्लास्टिक की किसी पतली रस्सी या तार से गला घोंटकर की गई थी। साथ ही पहले मिली बच्ची के साथ रेप किए जाने की भी पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने विस्तृत जांच के लिए स्लाइड तैयार करके रख ली थी। कुछ लोगों ने लाश व घटनास्थल के वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाल दिए थे, जिनके वायरल होते देर नहीं लगी। वीडियो देखकर सीतापुर के आलमनगर गदियाना मोहल्ले के कुछ लोग शहर कोतवाली पहुंचे और कोतवाली का कार्यभार देख रहे एसएसआई अनिल तिवारी को बताया कि दोनों लाशें आलमनगर गदियाना मोहल्ले में रह रही विभा पांडे की बेटियों काव्या और कामना की हैं। 12 जनवरी की रात से विभा और उसकी दोनों बेटियां घर से लापता थीं। विभा का भी पता नहीं चल रहा था। एसएसआई तिवारी ने इस संबंध में हर गांव थाना प्रभारी अश्विनी कुमार को अवगत कराया। इसके बाद इस बारे में उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में डॉग स्क्वायड के साथ पुलिस टीम विभा के घर पहुंच गई। एसपी आनंद कुलकर्णी और एएसपी मधुबन सिंह ने वहां पहुंचकर घर का निरीक्षण किया। विभा का भाई नवीन, जो कि तरीनपुर मोहल्ले में रहते थे, उनसे भी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि वह पहले इसी मकान के दूसरे हिस्से में रहते थे,
लेकिन बहन विभा से विवाद होने के बाद काफी समय से वह तरीनपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। नवीन ने यह भी बताया कि विभा का पति प्रवीण पांडे विभा को 4 साल पहले छोड़कर चला गया था। तब से वह एक बार भी विभा या बच्चों को देखने नहीं आया। विभा के साथ अधिकतर उसका करीबी दोस्त नवीन उर्फ विमल गुप्ता रहता था। विमल का खुद का घर आवास विकास कॉलोनी में है, लेकिन वह अधिकांश समय विभा के साथ ही गुजारता था। इसी मकान में विभा ब्यूटी पार्लर चलाती थी और विमल ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की दुकान खोल रखी थी। विमल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 12 जनवरी की शाम को विभा उसके साथ कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी। शाम 7 बजे तक वह उसके साथ रही। उसके बाद वह ऑटो से घर चली गई तो वह अपने घर लौट आया। बाद में उसने विभा को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद मिला। लेकिन सवाल यह उठता था कि जब 2 दिन से मां बेटियां घर से लापता थीं, तो उनके करीबियों व घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दिया। घर वालों से भी ज्यादा विभा का करीबी विमल था। उसे विभा और बच्चियों की चिंता क्यों नहीं हुई। उसने विभा को तलाशने या थाने में सूचना देने की जहमत भी नहीं उठाई थी। पुलिस के शक के दायरे में आने वाला सबसे पहला शख्स विमल ही था। इसके अलावा पुलिस ने विभा के कुछ और करीबियों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस को यह भी पता चला कि विभा खुले मिजाज की युवती थी। वह किसी से भी बात करने या मिलने जुलने में गुरेज नहीं करती थी। उसके पास कई ऐसे लोग आते थे जो उसकी छवि को दागदार बनाते थे, लेकिन विभा को इस सब की कोई चिंता नहीं थी। विभा के करीबियों में सलीम नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ किया। सभी से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक बार फिर से विमल को निशाने पर लिया। इस पूछताछ के दौरान विमल कुछ ऐसा बोल गया जिसने उसे संदिग्ध बनाने में और इजाफा किया। उसने जो कहा वह विभा की हत्या से संबंधित था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने विभा की भी हत्या कर देने की बात बताई। इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने में उसका साथ उसके 5 दोस्तों ने दिया था, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने लाशों को ठिकाने लगाने में मदद की थी। अन्य हत्याभियुक्तों में दिलीप शर्मा निवासी भवनापुर थाना कोतवाली शहर, राहुल निवासी आनंद नगर थाना कोतवाली शहर, मुकेश निवासी रामपुरा थाना कोतवाली शहर, जुबेर निवासी महमूदपुर थाना खैराबाद, पंकज निवासी गणेशपुर थाना खैराबाद शामिल थे। लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जाइलो कार का इस्तेमाल किया गया था। उस कार का मालिक राजेश लोध निवासी ग्राम नानकारी थाना खैराबाद था। विमल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिलीप शर्मा और जुबेर को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 17 जनवरी को विमल की निशानदेही पर विभा की लाश सीतापुर के थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाले खुजरिया गांव के पास सरायन नदी से बरामद कर ली गई। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि उसकी मौत भी गला घोंटने से हुई थी। उसके साथ रेप किए जाने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आशंका के चलते विस्तृत जांच हेतु स्लाइड बनाकर रख ली गई थी। 18 जनवरी को पुलिस द्वारा शेष अभियुक्तों राहुल, मुकेश, पंकज और राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वह कुछ इस तरह थी। सीतापुर के थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाले आलम नगर गदियाना मोहल्ले में अशोक कुमार गोयल अपनी पत्नी अनीता, बेटे नवीन और 2 बेटियों विभा और रजनी के साथ रहते थे। अशोक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे। उनके बेटे नवीन का विवाह हो चुका था। नवीन लाइटिंग का काम करता था। विभा ने इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। विभा काफी खूबसूरत और खुले विचारों की युवती थी। वह किसी को भी बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेती थी, लेकिन उस दोस्ती को वह अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं रहती थी। खूबसूरत युवती की दोस्ती हर कोई पाने की चाहत रखता है। विभा इसी चाहत का फायदा उठाती थी। मोहल्ले के कई लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। माँ बाप व भाई उसे रोकते टोकते भी थे, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता था।
एक दिन वह भी आया जब मोहल्ले में रहने वाले प्रवीण पांडे से उसकी आंखें लड़ गईं। प्रवीण पेशे से ड्राइवर था। दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। इसकी भनक उन्होंने अपने घर वालों तक को नहीं लगने दिया। विवाह करके विभा प्रवीण के साथ रहने लगी। कालांतर में विभा ने 2 बेटियों काव्या और कामना को जन्म दिया। फिलहाल काव्या 10 साल की थी और कामना 8 साल की थी। काव्या कक्षा 4 में और कामना कक्षा 2 में पढ़ रही थीं। विवाह और 2 बेटियों के जन्म के बाद भी विभा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वह पहले की तरह अपने दोस्तों से मिलती जुलती, हंसती बोलती थी। विभा की यह हरकत प्रवीण को बहुत नागवार गुजरती थी। इसी को लेकर दोनों में लगभग हर रोज झगड़ा होता था। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि 5 साल पहले प्रवीण उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जाने के बाद उसने कभी भी विभा और अपनी बेटियों का हाल जानने की कोशिश नहीं किया। पति के छोड़ देने के बाद विभा अपने मायके वाले मकान में आकर रहने लगी। मकान के एक हिस्से में वह अपनी बेटियों के साथ रहती थी, जबकि दूसरे हिस्से में उसका भाई नवीन माता पिता के साथ रहता था। घर चलाने के लिए विभा ने अपने घर में ब्यूटी पार्लर खोल लिया और अपना काम करने लगी। यही काम करने के दौरान उसकी मुलाकात विमल उर्फ नवीन गुप्ता से हुई, जो आवास विकास कॉलोनी में रहता था। वह सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता था। विमल के पिता विजय कुमार गुप्ता भारतीय खाद्य निगम में नौकरी करते थे। विमल का एक भाई था कमल, वह एफसीआई के पास चाय की कैंटीन चलाता था। विमल से मुलाकात के बाद तो विभा की लॉटरी ही लग गई। विमल उस पर खूब पैसे खर्च करने लगा। इसकी वजह यह थी कि वह विभा को पहली ही नज़र में दिल दे बैठा था। वह विभा की हर जरूरत का ख्याल रखता था। दूसरी ओर विभा की जान अपनी बेटियों में बसती थी। वह घर से किसी काम के लिए निकलती थी तो जल्दी से जल्दी काम निपटाकर अपनी बेटियों के पास लौट आती थी। वह कभी भी उन्हें ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ती थी। बेटियों की खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। बेटियों की खुशी के लिए ही उसने विमल का हाथ थामा था। विभा जानती थी कि विमल उससे क्या चाहता है। उसने विमल की जरूरत को पूरा किया तो विमल उसकी जरूरत पूरी करने लगा। विभा इसे सिर्फ गिव एंड टेक का मामला समझकर चल रही थी, लेकिन विमल कुछ और ही सोच रहा था। वह विभा और उसकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारियां इसलिए उठा रहा था ताकि विभा से शादी करके अपना परिवार बसा सके। विमल ने विभा से बात करने के बाद उसके मकान में ही अपनी दुकान खोल लिया। दोनों ने एक दूसरे के काम में हिस्सेदारी भी कर लिया। हालांकि विमल जो भी कमाता था वह सब विभा और उसकी बेटियों पर ही खर्च कर देता था। विभा के चाहने वालों की कमी नहीं थी। दिन भर कोई ना कोई उसके घर आता रहता था। विभा भी उनसे ऐसे बात करती थी कि कोई भी शरीफ इंसान उसे गलत समझ सकता था। मोहल्ले के लोग भी तरह तरह की बातें करते थे। विभा के भाई व माँ बाप को यह सब बहुत बुरा लगता था। इसी बात को लेकर विभा और उसके भाई नवीन में विवाद होता रहता था। एक दिन ऐसा भी आया जब नवीन माँ बाप के साथ घर छोड़कर चला गया। वह तरीनपुर मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने लगा। उसने फिर कभी उस मोहल्ले में झांकने तक की जहमत नहीं उठाई। विभा की नज़दीकियां सलीम नाम के युवक से भी थी। विमल को विभा और सलीम का मिलना नागवार गुजरता था। उसने विभा को कई बार समझाया, लेकिन वह अपनी मनमानी करती थी। अपने अलावा वह अपनी बेटियों के अलावा किसी की परवाह नहीं करती थी। उसने अपने पति, माँ बाप अथवा भाई की नहीं सुनी तो विमल क्या चीज था। वह तो सिर्फ उसकी जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया मात्र था। सलीम की पत्नी को सलीम और विभा के संबंधों की भनक लगी तो वह भी पति को छोड़कर चली गई। विमल ने विभा पर पानी की तरह पैसा बहाया था। यहाँ तक कि उसकी बड़ी बेटी काव्या के दिमागी बुखार से पीड़ित होने पर उसने उसके इलाज पर हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च किया था। इसके बाद भी विभा किसी और के साथ नज़दीकियां बढ़ा रही थी। उसने विभा से शादी की बात की तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर विमल का माथा ठनक गया।
वह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। आखिर उसने विभा को सबक सिखाने की ठान लिया। उसने सोच लिया कि विभा उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। विभा की हरकतें उसके दिमाग में कौंधती रहती थीं। वह विभा की हत्या को कैसे अंजाम दे, यह सोचकर उसने कई हॉलीवुड फिल्में और टीवी पर क्राइम बेस्ड सीरियल देखे। उन्हीं सब के आधार पर उसने सोच विचार कर विभा की बर्बादी की पूरी योजना तैयार किया। उसे इस काम के लिए दोस्तों की मदद की जरूरत थी। उन्हें इस सब के लिए कैसे राजी करना है, यह भी उसने सोच लिया था। उसने अपने शहर के ही भवनापुर में रहने वाले अपने दोस्त दिलीप शर्मा से बात किया। दिलीप अपने घर में ही मोबाइल शॉप चलाता था। इससे पहले वह फार्मासिस्ट का काम कर चुका था। दिलीप का भी विभा के साथ पैसों के लेन देन का कोई विवाद था। विमल के कहने पर वह उसका साथ देने को तैयार हो गया। इसके बाद विमल ने उसे पूरी योजना बता दिया। फिर उसने अपने दूसरे दोस्तों राहुल, मुकेश, जुबेर और पंकज से अलग अलग बात करके उन्हें भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। इसके लिए उसने हर दोस्त को 10,000 रुपए देने की बात कही थी। कुछ दोस्ती के नाते और कुछ 10,000 रुपए के लालच में वे लोग उसका साथ देने को तैयार हो गए। सारे दोस्तों को तैयार करके उसने सबके साथ बैठकर इस योजना पर काम किया। इस बैठक में यह बात भी उठी कि विभा की हत्या के बाद उसकी बेटियां उनके लिए खतरा बन सकती हैं, जबकि वे लोग कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए विभा के साथ उसकी बेटियों की हत्या करने की बात भी तय हो गई। दिलीप ने अस्पताल के कुछ पुराने परिचितों के जरिए 2 इंच चौड़े टेप का इंतजाम कर लिया। 12 जनवरी की शाम 7 बजे दुकान का कुछ सामान खरीदने के बहाने विमल विभा को बाइक से दिलीप की दुकान पर ले गया। वहां विमल के सभी दोस्त मौजूद थे। उन्होंने विभा को दबोच लिया और उसके मुंह को टेप से बंद कर दिया, जिससे वह चिल्ला ना सके। फिर उन लोगों ने कंप्यूटर के केबल से विभा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दिया। इसके बाद विमल फिर विभा के घर गया और उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ ले आया। उन दोनों को दबोचकर उनके मुंह पर भी टेप लगा दिया गया। इसके बाद विभा की तरह ही उसकी बेटियों काव्या और कामना की भी कंप्यूटर केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। विमल के दोस्त मुकेश ने मासूम काव्या के शव के साथ संबंध बनाए। सुबह होने पर विमल और दिलीप ने आधे आधे पैसे मिलाए और बाजार जाकर एक बैग 3 टाट के बोरे, रस्सी और नमक खरीद कर ले आए। आगे की योजना यह थी कि तीनों लाशों को जमीन में दफना दिया जाए। इसके लिए पंकज के खैराबाद थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुर स्थित खेत को चुना गया। आनन फानन में गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी भी तय कर ली गई। इसके बाद खेत में खुदाई का काम चालू कर दिया गया। यह देखकर पंकज के घर वालों और गांव वालों ने पूछताछ की तो पंकज ने बताया कि खाद बनाने के लिए गड्ढा खुदवा रहा है। लोगों द्वारा की गई इस पूछताछ के बाद पंकज की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने खेत में लाशों को दफनाने से साफ इनकार कर दिया। घटना का पहला दिन इसी सब में गुजर गया। तीनों लाशें दिलीप की दुकान में पड़ी रहीं। पंकज के विरोध के बाद विमल और उसके अन्य दोस्तों को अपना प्लान बदलने को मजबूर होना पड़ा। इसी बीच विमल को याद आया कि उसके साथी राहुल की रिश्तेदारी में जाइलो कार है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जाइलो कार सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र के नानकारी गांव निवासी राजेश की थी। चूंकि वह राहुल का रिश्तेदार था, इसलिए वह इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने 10,000 रुपए के एवज में यह काम अपने हाथ में ले लिया। योजना बदलने के बाद विभा और कामना की लाश को टाट के बोरे में लपेटा गया। साथ ही काव्या की लाश को बोरे में लपेटकर बैग में रखा गया। तीनों लाशों के साथ नमक और 2-2 ईंटें भी रख दी गईं। इस तैयारी के बाद तीनों लाशों को कार में लाद दिया गया। रात में कोहरा अधिक था, जिसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी कार में बैठकर थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाले खजुरिया गांव के पास सरायन नदी पर पहुंचे। विभा की लाश नदी में डाल दी गई। इसके बाद ये लोग बारी बारी से शारदा नहर के रिक्शा पुल और उमरिया पुल पर पहुंचे और काव्या और कामना की लाश को नहर में डाल दिया। लेकिन यहाँ कोहरा उनके लिए विलेन बन गया।
कोहरे के कारण ये लोग ठीक से नहीं देख सके। नहर में ज्यादा पानी नहीं था, वह सूखी थी। नहर में पानी होता तो लाश पानी में डूब जाती, लेकिन सूखी होने के कारण ऐसा ना हो सका। अपने काम को अंजाम देने के बाद सब दोस्त अपने अपने घर लौट आए। लेकिन अगले दिन 14 जनवरी की सुबह काव्या व विभा की लाशें मिलते ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आखिर जल्द ही वे सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। राजेश की जायलो कार यूपी 53 AL 2905 भी उसके घर के बाहर से बरामद हो गई। हत्या में इस्तेमाल कंप्यूटर केबल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने मुकदमे में धारा 147, 376 व 34 और बढ़ा दिया। सातों अभियुक्तों का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से सबको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक सभी अभियुक्त जेल में थे। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, हर एक स्टोरी सुनती हूँ पर कमेंट नहीं कर पाती क्योंकि टीवी पे देखती हूँ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह जी ने कमेंट किया है, पूनम गलत थी, अमित ने उसे कई मौके दिए सुधरने के लिए, ये अमित की सबसे बड़ी भूल थी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आपका कमेंट आया, कमेंट पढ़कर बहुत खुशी हुई। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है और 14,500 सब्सक्राइबर्स के लिए मुबारकबाद दी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आर सक्सेना जी ने कमेंट किया है, बताओ चोर का मन है लेकिन धर्म के रक्षक भक्षक बने हैं। राजू किस्मत वाले हैं जो कि जिंदा रह गए, वरना तो उनका मर्डर भी हो सकता। सक्सेना जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी, आपकी हर स्टोरी बेस्ट होती है, भगवान करे आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सेनोरिटा जी ने कमेंट किया है, एक सजेशन है कि आप एपिसोड नंबर डालना शुरू कीजिए, जैसे क्राइम तक करते हैं। सेनोरिटा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। असदुल्लाह लघारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। उमर जी ने कमेंट किया है, उमर जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आपके 2 कमेंट हैं और दोनों ही बहुत लंबे हैं, इसलिए आपका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। आपके दोनों कमेंट के लिए आपको दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, पता नहीं लोग अपनों का मर्डर कैसे करने का सोच लेता है और सोचते हैं कि आगे हमेशा खुश रहेगा। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूपा बिसोई जी ने कमेंट किया है, भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। महेश रस्तोगी जी ने कमेंट किया है, नाइस क्राइम स्टोरी, महेश रस्तोगी, छपरा, बिहार। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवई सर ने कमेंट किया है, बेईमान भी, आपराधिक सोच भी और नादान भी, सभी गुण थे दोनों में। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति जी ने कमेंट किया है, शेमलेस वुमन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, आप वीडियोज लेट डालने लग गए हो। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसा नहीं हो सकता मैम, मैं वीडियो एकदम टाइम पर 2 बजे अपलोड कर देता हूँ। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, I have heard this murder mystery before too, but the way you narrated it, the story unfolded itself. मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा मैम ने कमेंट किया है, हेलो विवेक सर, आई एम रोशनी मेहरा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। फरहत खानम जी ने कमेंट किया है, वेल डन शर्मा, यू आर अ ब्रेव लेडी। फरहत जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रवि जी ने कमेंट किया है,
सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रिया मालव जी ने कमेंट किया है, नाइस नरेशन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, वासना में डूबे लोग कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, रकीब सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, सुनंदा केरकर जी, नादिया उम्बर लोदी जी, ओलिवर मचाडो जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।